तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, अभिनंदन। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखता हूं आज के सेशन में क्या खास। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। दो भिन्नों के हर 5 व 7 है। इन भिन्नों का योग 41/35 है और इनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। वो भिन्न क्या है? The denominator of two fractions are 5 and 7. The sum of those fractions is 41/35, and on changing their numerator, the sum of the fraction becomes 43/35. The fractions are. पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, चाहूंगा जवाब मिलेगा तेजी से, विदाउट एनी डिले। तो लेट्स सी क्या मिलता है जवाब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको मैं बताऊं कि भाई दो भिन्नों के हर दे दिए, अगर माना हमने अंश क्या है, पहली भिन्न का अंश x है और दूसरी का y है, तो भिन्न क्या बन जाएंगी? x/5 प्लस y/7। इन दोनों का अगर टोटल करते तो कितना आता है? वो आता है 41/43, 35। तो इक्वेशन नंबर 1 तो यहां से निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा? देखो 35 इसका एलसीएम आया तो 5 7 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 41/35। या आप कह सकते हैं इससे एक क्रॉस हो जाएगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 41। इक्वेशन नंबर 1 आपने यहां से बना लिया। अगले क्वेश्चन की क्या बात करते हैं आगे। वो क्या बोलता है? आगे बोलता है कि सेकेंड इक्वेशन में क्या था कि अगर हम बात करते हैं उन इक्वेशंस में उनके अंशों को बदल दिया, यानी उनके जो अंश थे वो बदल दिए गए। ये जो अंश थे वो x की जगह y और y की जगह हमने x रख दिया, तो क्या हो गया? आपने कहा उसको भी देख लेते हैं। तो क्या हो गया? ये हो गया y/5 प्लस x/7। कितना बन जाता है? वो 43/35 हो जाता है। तो उसका भी सॉल्व करें तो 7 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 43/35। इससे ये क्रॉस हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन क्या निकली? 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 43। अब आपके पास दो इक्वेशन आपके सामने हैं। देयर आर टू इक्वेशंस, आपके सामने दो इक्वेशन रखी हुई हैं। तो अब इनको सॉल्व कर ले। आपने कहा बिल्कुल किया जाए, तो सॉल्व किया जाए इक्वेशंस को। चलो तो आगे एक बार एक ब्लैंक स्लाइड दे देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसको मैं कैसे कर रहा हूं आगे। ओके तो इक्वेशन मेरे सामने क्या क्या थी मैं आगे लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 41 और 5x प्लस 7y। दूसरी इक्वेशन क्या थी? 5x प्लस 7y, करेक्ट ना? ओके दैट इज 7y प्लस 5x। 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 43। इनको सॉल्व करना है बस। अब सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करना तो बड़ा आसान होता है। आप क्या करें? तो ये भाई है, माफ करिएगा 5। तो हम क्या करें? ऊपर वाली इक्वेशन को अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 41 या 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 43। अब हम क्या करें? इसमें ऊपर वाले में 7 की मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 5 की मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 49x प्लस 35y इज इक्वल टू 287। और ये क्या हो जाएगा? 25x प्लस 35y इज इक्वल टू 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 पंजे 15, 1 520 और 1 21, 215। ठीक है, ये आपके सामने आ गई। अब क्या करें भाई? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो क्या बना? 49 में से 25 गए तो 4 2 24x इज इक्वल टू 7 में से 5 गया 2, 8 में से 1 गया 7। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 72/24, दैट इज 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो y का वैल्यू निकाल लें तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा? 4। पुट करने पर y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन आ गई, यानी आपको x और y का वैल्यू पता लगा। इक्वेशन क्या थी? वो भिन्न कौन सी थी? आपने कहा कि सर पहले हमने देखा तो पहली वाली भिन्न जो थी हमारी वो थी x/5। तो x/5 क्या बन जाएगा? 2/5। और दूसरा वाला था y यानी 4/7। इज इट क्लियर? तो ये सवाल था आपके सामने। तो दोनों भिन्न क्या है आपके सामने में निकला?
2/5 और 4/7। इज इट क्लियर? यस, क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, अच्छा समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो प्रॉब्लम, नो इशू, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल की तरफ बढ़े, सबको समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या है। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्र से दुगना हो तो वर्ग की भुजा क्या है? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, अब देखो ये आयत है, यानी रेक्टेंगल है आपके सामने, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यदि इस वर्ग का क्षेत्रफल, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के आयत का दुगना है तो भाई इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 16 मल्टीप्लाई बाई 8, 128। तो वर्ग का कितना हो जाएगा? इसका डबल है भाई, तो क्या हो जाएगा? आपने कहा यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना है तो वर्ग का कितना? 182 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 256। तो वर्ग का बन गया, हाँ, x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 4। हाँ सही है, एकदम सही कहा मोनिशा, यही तो आएगा। ये हमने भी तो ये निकाला 3 और 4, ठीक है, 256। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 256 है और वर्ग का क्षेत्रफल तो a स्क्वायर होता है 256। तो क्या करें? a निकाल लें, भुजा कितनी होगी? 256 का वर्गमूल निकाल दिया 16, राइट ऑप्शन 16, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल जो है थोड़े से आपस में मिले जुले हैं, तो उनको समझने की कोशिश करिएगा और सवाल सारे सही हो जाएंगे। बस थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ना है, थोड़ा सा सवाल को समझना है, देन 2/5 लिखा है मैंने, 1 मिनट रुको। ओह, इट्स 3/5, इट्स 3, सॉरी। ओके, करेक्ट है, वो एक्स हमने ओके आगे पेज पर कर दे इसलिए नहीं पता लगा। एक्स इक्वल टू 3 था ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मोनिशा इज नाउ फाइन। ओके, एक और सवाल। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताओ। द मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। स्टेट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल का टाइप बताना है, बड़ा आसान सवाल है। वो समबाहु त्रिभुज होगा यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोस्केल होगा, अधिक कोण होगा यानी ऑब्ट्यूज होगा, या फिर समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबको पता है कि भाई 5, 12 और 13 का तो ट्रिपलेट बनता है ना। 5, 12, 13 का तो ट्रिपलेट बनता है। और ट्रिपलेट कैसे? क्योंकि अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपने कहा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, तो बराबर आ गया ना। तो बिल्कुल पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। आसान सवाल था ये भी, आपने एक बार में ही, ये तो बहुत आसान था, इसको तो आपने चुटकियों में कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, समकोण त्रिभुज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ों में मान क्या है? द सम ऑफ 496 प्लस 318 is nearest to 100 और approximate to 100 is what? तो नियरेस्ट तो मैंने आपको बहुत बार बताया, सब इनको जोड़े, तो अपने का 496 में 318 ऐड कर लेते हैं। तो 8 से 14 का 4 का हासिल लगा, एक 9 और एक 10 और एक 11 और 8, तो ये 814 आया। तो 814 यानी 814। उसने बोला है सैकड़े में मान बताओ। शायद आपको याद हो, बचपन में आप बहुत पढ़े होंगे इन चीजों को, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ क्या पढ़े हैं। आप ये पढ़े हैं कि अगर मैं बोलूँ 2.4738 है और दशमलव के मुझे एक अंक तक इसको सही करना है, तो क्या करते थे हम? दशमलव के एक अंक को छोड़कर इसको देख लेते थे, कितना हो जाता है ये? 2.5 हो जाएगा, ऐसे करते थे ना। ये ऐसे लिखा है 2.4761 और 2 अंक तक करना है, तो हम इसको यहाँ तक रोक लेते थे। अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो इधर 1 बढ़ा देते थे। याद आ रही है ना बात? ऐसे करते थे ना बचपन में, तो वही यहाँ पर करेंगे। उसने बोला 100 का अप्रोक्सीमेट करो, तो 100 वाली टर्म को यहाँ रोका। आगे देखा कि ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है, आपने कहा नहीं,
ये छोटी है, तो यानी इसको खत्म कर देंगे, ये 800 रह जाए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन था 800 इज द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो इशू, नो प्रॉब्लम, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल फिर है आपके सामने, निम्न में से किस निश्चित आकृति का परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होगा? किसी निश्चित राशि का परिणाम व्यक्त करने की बात करें, सबसे उपयुक्त इनमें से कौन सी चीज होगी आपके अकॉर्डिंग, ये आपको बतानी है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी, मिलेगा जवाब क्या हुए। इन सबको आप जानते भी हैं, इन सबको आप जानते भी होंगे, ये कहीं ना कहीं आपने देखे भी हैं, ठीक है ना। तो किसी निम्न में से एक निश्चित आकृति का परिणाम व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त आकृति इनमें से कौन सी है? प्लेनल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पैक बोर्ड या फिर जियो बोर्ड? तो यहां पर सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको बात समझ में आएगी। निश्चित आकृति का परिणाम, परिणाम मीन्स कोई भी रिजल्ट, चाहे वो क्षेत्रफल हो चाहे वो परिमाप हो, तो किसी भी आकृति के क्षेत्रफलीय परिणाम परिमाप को व्यक्त करने के लिए। बहुत बढ़िया जवाब मिल रहा है मुझे यहाँ पर, बी और डी। देखो आकृति निश्चित है, लेकिन एग्जाम जियो बोर्ड में जो आप आकृतियां देखते हैं वो सिर्फ आकृतियों को एक्सप्लेन करने का तरीका है, जिससे बच्चा आकृति समझ जाए। उसकी सहायता से कभी भी परिमाप, क्षेत्रफल या उसकी गणना नहीं कर सकते। तो परिणाम यानी उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ती है। ब्लैक बोर्ड, फेनल बोर्ड क्या होता है? जहां पर आप कहानी और चित्रों के माध्यम से एक बोर्ड पर कुछ व्यक्त कर देते हैं और बच्चों को बोलते हैं स्टोरी बताओ। इज इट क्लियर? तो ब्लैक बोर्ड जो है वो सबसे अच्छा साधन है किसी आकृति या किसी भी परिणाम को व्यक्त करने के लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन बी। तो ये टीएलएम वाला जो चीज है इसको ढंग से समझ के चलिएगा। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1³ इंटू 6-9 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा? इसका सरलीकरण मान बताना है आपको, और देखते हैं आपका मान हमें इसका क्या मिलता है। लेट्स सी, उम्मीद करता हूं जवाब अच्छे से देंगे आप और गड़बड़ नहीं होगी। प्रश्न बड़ा आसान है, तेजी से करने की कोशिश करेंगे, एक बार में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। समझते हैं। देखिए जब ये 1³ है तो 1³ का मतलब तो 1 ही होगा ना, और जब 6 में से 9 गया तो माइनस का 3, ऐसे लिख दूं। माइनस जब, अब देखो इसका क्या करोगे, -1/2 का होल स्क्वायर है, तो जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 1 का तो प्लस, माइनस का तो प्लस हो गया, ये हो गया 1/4 प्लस 2। सही है? अब क्या करें, तो ये माइनस का 3 माइनस का 1/4 प्लस का 2, उसको क्या करें, 4 तिया 12 में से 1 गया, आपने कहा 12 और 13, 13/4 माइनस का प्लस का 2। तो क्या करें भैया, फिर सॉल्व कर दें, तो 13 माइनस का प्लस का 8/4 दैट इज माइनस का 5/4। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि हमसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको करना चाहेंगे तो। इज इट क्लियर? यस के नो? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डन? क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? इफ यू हैव, क्लियर? बी सब ने आंसर दिया है, बी, बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब आपके मिल रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। नो प्रॉब्लम, नो इशू, यू ऑलरेडी गिव द आंसर। तो आसान था, बस देखने में थोड़ा सा प्लस माइनस का ही तो चक्कर था, वो आपने करेक्ट कर दिया। एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर बिटवीन 999 एंड 3000? तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। जी, सवाल बड़ा आसान है, इसको आसानी से आप करने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल मैंने, अब देखो अगर मैं छोटा सा सवाल दूं तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जी, ओके, तो आपने कहा 2001, आंसर 2000 होना चाहिए।
चलिए ए 2001, देखो समझो, एक्चुअली बात हो रही है 999 और 3000 के बीच की, तो यानी यहां से 1000 और यहां से 2999, ये संख्याएं हैं, इन दोनों का इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि मैं मुझे बताओ 12 और फॉर एग्जांपल 24 के बीच कितनी संख्याएं हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं पहले, तो 12 और 24 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, m माइनस का n माइनस 1, जब भी आपको बीच की संख्या पूछे तो हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो आपने क्या काम किया, 24 माइनस का 12 माइनस का 1, तो ये कितनी हो जाएंगी, 24 माइनस का 13, तो यानी कितनी 11 संख्याएं हो जाएंगी, तो उसके बीच में 11 नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हमने क्या काम देखा, हमने यहाँ पर किया m ये है n ये है, तो m माइनस n माइनस 1, तो 3000 माइनस का 999 माइनस 1, तो कितना हुआ, ये हो गया 2000। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं 1000 से, जो ऑलरेडी 4 नंबर की संख्या थी, तो उसने 4 नंबर वाली संख्या पूछा है, तो ये 1000 भी काउंट होगी ना, तो उसमें मुझे +1 करना पड़ेगा, तो 2001 इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें 4 नंबर वाली संख्याओं को व्यक्त करना है, सभी संख्याओं के बारे में बात नहीं, इस 2000, वेट ए मिनट, 2000 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 2000 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में हम काउंट तो यहीं से करेंगे ना संख्याओं को, नहीं वो हटा दिया मैंने, दैट इज 2000 इज द राइट आंसर, क्योंकि जब हम बीच की संख्या गिनेंगे तो पहली संख्या बीच में तो 1000 ही आ जाएगी ना, ठीक है। तो मिड की संख्याओं में पहली संख्या 1000 बन रही है, तो राइट ऑप्शन 2000 ही होगा, 2000 इज द राइट आंसर, बी आयुष एक हटा दिया मैंने, दैट इज द फॉर्मूला, ये वाला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर, 2000 विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। तो 2001 नहीं लगाना है। आगे बढ़े, आसान था, m प्लस m माइनस n माइनस 1, हमेशा बीच की संख्याओं को ज्ञात करने का ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं, ना 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 ना, ये नहीं होगा मोनिशा, नो 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 नो, यही फॉर्मूला आप हमेशा यूज करेंगे जब भी मिड की संख्याएं निकालते हैं, m माइनस n माइनस 1, क्लियर है। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, आप काउंट करके देखो, मैंने कहा था ना 12, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 12 18 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, 18 माइनस का 12 माइनस 1, तो कितना हुआ, तो 12 में से 5 बचे, तो कौन कौन सी संख्या 5 होंगी ना, तो कौन कौन सी, देखो 13 14 15 16 और 17, 5 ही आई ना, तो ये फॉर्मूला एकदम कारगर है। नहीं 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 नहीं, 3000 को नहीं लेना ना मनीषा, आप 3000 क्यों लेंगी, मिड में बोला है ना, तो इन दोनों के बीच की संख्या काउंट करनी है, इन दोनों को नहीं काउंट करना है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्योंकि इससे पहली जो संख्या बनेगी वो यही तो बनेगी 4 अंकों की, ठीक है ना। आपको लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर नहीं लेना है, उनके बीच के नंबर लेने हैं। हाँ, 1000 से 2999 तक काउंट करना आपको, 1000 से 2999 तक, ये 3000 नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, नहीं 1000 को काउंट करना है, 1000 यू शुड काउंट, ठीक है। चलिए एक और सवाल, चित्र में यदि ए बी इज इक्वल टू बीसी, ए बी और बीसी जब बराबर हुए तो मतलब कौन सा ट्रायंगल हुआ, आपने कहा सर ये ट्रायंगल हो गया हमारा आइसोस्केल, समद्विबाहु त्रिभुज, तो एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया, और बी सी डी का मान क्या, अब देखो समझो, जब ये एक समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर उसके उतने कोण भी बराबर होते हैं, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 45 45 के ना, जब दोनों बराबर हैं तो दोनों 45 45 के हो गए, और आप सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो ये जो लाइन सीधी आ रही है यहाँ से ACD, तो ये क्या है, ये कितने का बन जाएगा बाहर वाला, 180 माइनस का 45, क्योंकि वो लीनियर पे बनाती है, 135 डिग्री इज दी राइट आंसर, राइट आंसर इज, और आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना, कि इन दोनों का टोटल हमेशा इसके बराबर होगा,
तो 135 एकदम सही जवाब है। राइट ऑप्शन इज 135 डिग्री। बढ़िया, यही सवाल का जवाब था। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, एक और प्रश्न आपकी तरफ, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। एक व्यक्ति 3100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। वायु से वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची थी? सपना देखो, जब ये एक सीधी, यहां देखो, इसको समझने की कोशिश करना, ये सीधी लाइन है ना ये वाली, तो जब सीधी लाइन आती है तो ये 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये तो 45 का है ना, तो ये टोटल 180 डिग्री का होगा। इसको निकालने के लिए अपने 180 में से 45 डिग्री घटा दिया, आपको आंसर 135 डिग्री मिल गया। ठीक है, चलो एक और सवाल। एक व्यक्ति ने 3100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेच दिया, और उसने जो है जेड को बेच दिया 10% लाभ से। तो वाई ने किस वस्तु मूल्य पर वस्तु बेची थी? ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, एक मिनट रुकना, ये तीन, इसको हटाओ, ये 3 नहीं है, इसको ऐसे रख दो, 100 ही मानो इसको, 100 ही रख लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इट्स 100। ओके, एक व्यक्ति ने 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेचा। वाई ने उस वस्तु को 10% के लाभ से व्यक्ति जेड को बेच दिया। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची थी, ये सवाल है। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जी, बी 99 मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। चलो भाई, आपने कहा 99, तो देख लेते हैं 99 का आंसर आप कैसे दे रहे हैं। 99 बताया जा रहा है मुझे आंसर। सभी लोग, तो ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप चाहेंगे तो यू विल डू दिस क्वेश्चन इजीली। बोल कर दें, समझो सवाल को, देखो बहुत सिंपल सी थ्योरी है, इसको आप आसानी से समझ सकते थे। देखो, अगर मैं आपको एक ही वस्तु है 100 रुपए की, उसी पर पहले लाभ मिला, उसी पर हानि मिल रही है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर मैं 100 रुपए की वस्तु 100% के बराबर है, अगर आप इस पर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला, यानी कितना हुआ टोटल सक्सेसिव परसेंटेज या इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे, विल गेट। देखो 10% की हानि तो -10, 10% का लाभ कितना हुआ, प्लस माइनस का 10 गुणा 10/100, तो इससे तो कट गया, तो -1, तो -1% की हानि पर बेच दिए, तो 100 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपया कम पे बेच दो, 99 रुपीज इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ। ठीक है ना, ये तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला था, क्योंकि जो इफेक्टिव परसेंटेज है वो हमेशा इसी तरह से काम करता है। आपने कहा ओके, ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्या बढ़ाएं? अब अगर हम इसको बेसिक से करते तो कैसे करते, देखो भाई, पहले देखते एक्स ने वाई को, जो वही तो पूछ रहा है, एक्स ने वाई को कितने में बेची हो, तो एक व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। अब जब व्यक्ति वाई को बेचे तो कितने की होगी भाई, 100 रुपए की वस्तु थी, 10% का लॉस उठा दिया उसने, तो 10% कम कर दिया, तो 90 रुपए की बेची, 90 रुपए की वाई ने ली, तो वाई का कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज, इसने 90 पर 10% का फायदा ले 9 रुपए, तो इसने वाई को कितने की बेची, 99 की बेची ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। आयुष कुछ कह रहे हैं, 3100 रुपए से जो ना नीचे ऑप्शन नहीं मैच होते। हाँ आयुष, जो 3100 रुपए से ऑप्शन मैच नहीं होते, क्योंकि ऑप्शन, हाँ वो 3 गलती से लिया था। ओके, आपके कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, डोंट वरी। एक और सवाल लिया जाए, सबको समझ में आ गया होगा, तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी?
हाँ 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 मोनिशा, उसमें 3100 को मैंने हटा, वो 3 गलती से टाइप हो गया इसमें। तो क्वेश्चन था द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15 ईयर, इफ द एवरेज एज ऑफ दिस क्लास इंक्लूडिंग द टीचर इज 16 ईयर, देन द एज ऑफ टीचर विल बी व्हाट। देखो समझो सवाल, आप सभी जानते हैं अगर मैं एवरेज की बात करता हूं कि एवरेज क्या होता है, क्या करते हैं, तो एवरेज हमेशा क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर, या अगर आप टोटल निकालना चाहें तो क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर। तो हम टोटल ही निकाल लेते हैं। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 थी, तो मैंने क्या काम किया, तो 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज थी 15, तो टोटल कितनी हो गई, आपने कहा 40 मल्टीप्लाई बाई 15, 600, तो 600 साल है। अब क्या करें, उसने बोला इसमें शिक्षक भी शामिल कर लिया गया, तो आदमी कितने हो गए 41, और आयु कितनी होगी 16 वर्ष, तो टोटल कितना बना, आपने कहा 41 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 6 50 70 706। कमेंट आ रहे हैं आपके आयुष, कमेंट आ रहे हैं, तो क्या करें, आपने कहा ओके, 16 एकम 16 बच्चे हासिल लगा एक, हाँ एक मिनट एक मिनट देखो, 16 एकम 16 हासिल एक, 16 चौके 64 और एक 65, 56, तो 656। ठीक है ना, रिपीट करें दोबारा समझ लो, अभी फिर बता देते हैं दोबारा से, बहुत सिंपल थ्योरी है, मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा से, देखो तो 40 बच्चे थे, उनकी आयु जो थी, मैं शॉर्ट से भी बताऊंगा आपकी, तो 15 थी, तो आपने 15 की गुणा कर दी, तो 15 लोगों की जो औसत आयु थी वो 600 वर्ष हो गई। एक शिक्षक और बढ़ गया तो लोगों के 41, तो औसत 16 हो गया, तो 16 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने क्या देखा, टोटल आयु 41 गुणा 16, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64 65, तो यानी 41 लोगों की उम्र 656, 40 लोगों की उम्र 600, तो अगर इनको घटाया जाए तो टीचर की आयु आ जाएगी ना 56 वर्ष, तो वो 56 साल के टीचर हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को, मुझे तो लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लियर है, एनी इशू। इसको और भी बता देते हैं, देखो अगर इसको आप विदाउट इस तरह से करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो तो 40 आदमी थे, 15 वर्ष थी, तो समझिएगा जब भी आप इस तरह से बात करें तो मतलब क्या है कि हर एक के पास 15 वर्ष हैं, 15 चीजें हैं, जब एक आदमी और जोड़ा तो 16 वर्ष हो गए, तो अंतर कितना था एक, तो 40 तो ये प्लस 16 ये, तो 56 वर्ष आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे। हाँ आयुष सेम ईयर, है ना, तो चॉइस आपकी, आप वैसे कर लें चाहे ऐसे कर लें। एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो इसका फैक्टर बनेगा। ओके देखते हैं जवाब क्या मिलता है, अच्छा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आसानी से उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, लेट्स सी जी। तो इनमें से कौन सा एक फैक्टर बनेगा इसका, सी एक्स वाई स्क्वायर। ओके, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चाहेंगे जवाब मिले, अच्छा सवाल, इस तरह के सवाल पूछे जाने हैं अलजेब्रा से। तो x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड आपको बताना था, तो देख लेते हैं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। अब सभी जानते हैं x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और लास्ट में क्या लिखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, तो क्या करें, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब फिनिश, वाई क्यूब से वाई क्यूब फिनिश, तो हमारा क्या बना 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको कौन सी डिजिट डिवाइड कर सकती है, सिंपल लिखा है ना डी ऑप्शन, 3xy है ना, तो 3xy इज द डिवीजर। सी नहीं होगा रोहित, अगर वाई स्क्वायर लेंगे तो ये एक्स इसमें तो नहीं आएगा, नहीं 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई भी कर दूं कि सब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर,
तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते वाई स्क्वायर इसमें से, इसलिए प्रॉब्लम है। तो हमने क्या निकाला, 3xy कॉमन निकाला तो x प्लस वाई बच जाएगा, तो 3xy ही इसका फैक्टर बनेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आप में से किसी को भी कोई समस्या? तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे सवालों बेसिक सवाल हैं जहां सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप अच्छे से पढ़ें, क्यूब के फॉर्मूले आप सबको पता है, तो यू कैन फाइंड दिस आंसर इजीली। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड की गई थी, जो मैथमेटिक ओलंपियाड है, ओलंपियाड का एक तरह का क्विज कंपटीशन है गणित का, तो वो मैथमेटिक ओलंपियाड के नाम से उसको हम जानते हैं। तो आपका जवाब मुझे चाहिए, कौन सी ओलंपियाड सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड की गई थी, कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिलेगा, और क्या मिलेगा ये आप बताएंगे। दैट इज रोमानिया, मास्को, नॉर्वे या फिर ब्राजील। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ये तो आप भली भांति बताएंगे मुझे। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, जी डी ऑप्शन, ना 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 ना, थोड़ा सा गलत हो गया। मुझे सबसे पहले आयुष ने आंसर बताया है, चलिए बता देते हैं आपको। जो पहला ओलंपियाड हुआ था वो मॉस किस में हुआ था, रोमानिया में हुआ था, और ये ईयर हुआ था 1959 में। पहला मैथ ओलंपियाड 1959 में रोमानिया में कराया गया। डी इज ब्राजील नहीं है, इट्स रोमानिया। ये 1959 में कराया गया था, फर्स्ट इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। इसको शॉर्ट में आईएमओ भी बोल देते हैं कभी कभी, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, तो इसको आईएमओ भी के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, वेरी गुड। क्लियर है, हाँ बिल्कुल, और इसमें लगभग 100 देशों ने भाग भी लिया था। आगे बढ़ते हैं, रोमानिया 1959 इज द राइट आंसर। एक और, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। पंच सिद्धांतिका के लेखक किसको बोला गया है? जी जवाब आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि जवाब आसानी से मिल जाएगा। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ पंच सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वाराहमिहिर या आर्यभट्ट। तो यहां पर ऑप्शन अलग लगा रहे हैं, बता देते हैं। देखो, ब्रह्मगुप्त जी की रचना का नाम है कुहक, जो बहुत फेमस है, वही लिखूंगा मैं। भास्कराचार्य की रचना का नाम है लीलावती। आर्यभट्ट साहब की किताब का नाम है दशगीतिका। बचे वाराहमिहिर, तो वाराहमिहिर की किताब का नाम है पंच सिद्धांतिका। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं होगा, इट्स सी, वाराहमिहिर। मैंने चारों बुक के नाम आपके सामने लिख दी, जिससे कि आपको पता रहे कि ब्रह्मगुप्त जी की सबसे फेमस किताब जो पॉपुलर हुई वो कुहक था, उनका जो ग्रंथ था वो कुहक के नाम से था। भास्कराचार्य जी का लीलावती के नाम से था, आर्यभट्ट साहब की दशगीतिका थी, और वाराहमिहिर साहब की पंच सिद्धांतिका। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। समझते चलो, अच्छे प्रश्न दे रहे हैं आपको, जिससे कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएं। तो आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए। ऑल ऑफ यू आर रेडी, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। निम्न में से कौन सा विषय गणित के से उच्च रूप से संबंधित है? इनमें से कौन सा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज हाईली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स? शशीलता, रिपीट करें दोबारा से। अब मैंने लिख भी दिया यहां पर, देखो, कुहक ब्रह्मगुप्त जी का है, भास्कर साहब का लीलावती है, वाराहमिहिर साहब का पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट साहब की दशगीतिका। तो यहां पर देखते हैं कौन सा विषय सबसे ज्यादा संबंधित माना जाता है। ये आप सबको पता है। देखो, पहले नंबर पर सबसे जो जुड़ता है वो भौतिक विज्ञानी फिजिक्स आता है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर हम केमिस्ट्री को रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि गणित जो है विज्ञान के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं, बहुत सारे लोगों ने दी है। रोजर बेकर ने स्टेटमेंट दिया है, गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार कुंजी है। यंग साहब ने कहा है गणित जो है विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है ना। बेंजामिन पेरिक ने कहा है गणित
से वह विज्ञानी जिसे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बैल ने कहा गणित विज्ञान का नौकर है। गौस साहब ने कहा गणित विज्ञान का रानी है। हरदयाल साहब ने कहा गणित विज्ञान की जननी है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने गणित की परिभाषाएं दी हैं जिसके आधार पर आसानी से कह सकते हैं। और सबसे क्लोज क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेरिवेशंस जो होते हैं ना, प्रूफ, वो भौतिक विज्ञान में ही होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन सवाल। ए और बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है। तो बी की आयु कितनी वर्ष होगी, ये आपको बताना है। The average age of A, B and C is 10 years. If the average age of A and C is 9 years, then how old will be B? So let's see what will be the right answer. तो देखो A, B और C तीन लोग थे, इनकी औसत आयु थी। तो औसत आयु कैसे निकालते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन 3 इज इक्वल टू 10। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 30। तो इन तीनों की कुल आयु तो 30 हो गई। उसने बोला A और C की औसत आयु, तो A प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। तो A और C की टोटल आयु कितनी होगी, आपने कहा 18। तो मुझे बताओ, जब A प्लस C की आयु 18, तीनों की आयु 30, तो इसमें से घटा दें A और C को, तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस से ये भी कट गया, तो B बच गया। तो B इज इक्वल टू 12 वर्ष। तो जो B की आयु है वो ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है भाई। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आ रही हो बात तो मुझे बताए, फिर हम आगे बढ़ा जाए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 और 7 हैं। Which of the numbers 12, 14, 16, 18 will be divisible by the number whose dividend are 16 and 7? सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है हमें इस पर। लेट्स सी जी। जी तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल बड़ा आसान है, रिपीट करें पीछे वाले को, अभी रिपीट करते हैं, इसीलिए पहले इसको कर लो। तो इन संख्याओं में से कौन सी संख्या उस संख्या की भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 और 7 है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपको मुश्किल करेगा। तो देखते हैं आपका जवाब 14। क्या बात है, रोहित ने कहा 14 बी। देखो समझो सवाल, यानी इन चार संख्याओं में से, चारों लिखी ना यहाँ पर, इन चारों संख्याओं में से वो कौन सी संख्या है जो उसको भाज्य करेगी, उसको डिवाइड करेगी, जिसको 16 और 7 भी डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा 16 और 7 को डिवाइड करने वाली संख्या पहली, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दें, तो 112 वो नंबर है भाई। 16 7 112 वो नंबर है जो 16 और 7 से डिवाइड होगा। अब 112 को अगर देखें तो 112 किससे डिवाइड होती है इनमें से, तो आपने कहा पहला नंबर 12, तो 12 से तो कटता नहीं। आपने कहा 14, 14 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगले लेकिन हम 16 की बात करते हैं, 16 से ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा फिर, है ना भाई। ये तो डिवाइड हो जाएगा 14 से विभाज्य होने के साथ, तो वो 7 दे देगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि 14 जो है वो 7 से भी कटता है, इसलिए क्योंकि 7 दूनी 14, तो इसका भी फैक्टर है, इसलिए 14 इज द राइट आंसर। तो राइट ऑप्शन था 14। 16 नहीं होगा ना, 16 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम भाज्य की बात करते हैं वह संख्या इसमें से भी किसी की भाज्य होगी, तो 16 7 से नहीं कटता है, 14 7 से कटता है, ठीक है ना।
इस बात को भी याद रखना, इन संख्याओं से भाज्य होना चाहिए, तो 16 7 से नहीं कटता है, इसलिए। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। एक और सवाल, चलिए देखते हैं क्या देते हैं आप जवाब। समषटभुज के अंतः कोण का मान बताओ क्या होगा। अभी बताते हैं, ओके अभी बताता हूं। समषटभुज के अंतः कोण का मान कितना होता है? द इंटीरियर एंगल, इसके बाद रिपीट करूंगा, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागोन इज व्हाट? समषटभुज। अब देखो समषटभुज के अंतः कोण का मान क्या होगा, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। आपको सबको पता है समषटभुज यानी हेक्सागोन का मतलब क्या है, उसमें 6 भुजाएं हैं। ये मैंने आपको कल ही शाम ही पढ़ाया था स्पेशल क्लास में। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागोन इज व्हाट? तो आपने देखा, आपको दो तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी समषटभुज का जो अगर आप टोटल निकालें तो वो ये होगा कि किसी भी बहुभुज के बहुभुज के आंतरिक कोणों का टोटल ये होता है। तो n कितना है? 6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो कितना हुआ? 4 गुणा 180, 720 इसका कोण होगी, कोई 6 से भाग कर दे क्योंकि 6 कोण होते हैं। तो क्या हुआ? 6 120 डिग्री। तो इसका जो आंतरिक कोण होगा वो 120 डिग्री होगा, है ना। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, है पॉलीगन कोई भी हो, रेगुलर पॉलीगन कोई भी हो इस वर्ड में, चाहे वो 6 भुजाओं वाला है, चाहे वो 8 भुजाओं वाला है, चाहे वो 10 भुजाओं वाला है, चाहे वो 100 भुजाओं वाला है, उसके जो बाहरी कोण होते हैं, जो बाह्य कोण होते हैं, एक्सटर्नल एंगल्स जो होते हैं, उनका टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो 360 में आपने 6 का डिवाइड कर दिया क्योंकि 6 भुजाएं थी, तो उसका जो बाहरी कोण है वो 60 का है। तो किसी भी समबाहुभुज का जो हेक्सागोन है, षटभुज का एक बाहरी कोण 60 डिग्री है। तो उसने आंतरिक पूछा है, और ये तो आपको पता है कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। तो आंतरिक कोण कितना है? आपने कहा पता नहीं, बाह्य कोण 60 का था, तो इंटरनल एंगल कितने का हो जाएगा? आपने कहा 180 माइनस का बराबर 120 डिग्री। क्लियर है? तो 120 डिग्री। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस वे, एज पर योर चॉइस। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? दो सवाल मुझसे फिर पूछे गए, इनको फिर से बताता हूं। देखो, एक सवाल को इसको बोला था, समझ लो। उसने बोला 3 लोग हैं ए बी सी, इनकी औसत आयु ये है। किसी की औसत आयु कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको औसत आ जाएगा। और इनका टोटल निकालना हो तो यहाँ कर दो। ऐसे आपने 2 का निकाला 18। तो आपसे बोला गया है ए बी और सी का वैल्यू कितना है? 30 है। इसमें ए और सी की वैल्यू आपको पता है कितनी, ए और सी दोनों को जोड़ोगे तो वो कितनी है? 18 है। तो ए और सी का मान पुट कर दिया आपने, तो b इज इक्वल टू 30 माइनस का 18 बराबर 12। इज इट क्लियर? क्लियर है? ये समझ में आ गया? 17वां क्वेश्चन, हाँ बताते हैं, अभी बताते हैं, डोंट वरी। एक सवाल ये था आपके सामने कि संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 और 7 हैं, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा आपसे, इसको पहले साफ कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं 16 और 7 की, हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो 16 और 7 की अगर मैं बात करता हूं तो 16 7 जिनके भाज्य 16 और 7 हैं, तो 16 और 7 का पहला भाज्य 112 ही बनेगा ना, क्योंकि भाई दोनों को प्राइम नंबर है। तो संख्याओं, चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या इस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 और 7 दोनों होंगे? तो हमने क्या देखा भाई? हमने देखा 16 और 7 के भाज्य होंगे, क्योंकि जब 16 में आपने 7 का गुणा किया तो आपको 112 मिला। तो 14 से कट जाएगी ये संख्या, और ये 7 से भी कट जाएगी ना, 14 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 से 8 112 और 7, ठीक है ना। हाँ, अभी देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या था इसमें। एक 16 भी दिया था, क्योंकि सी ऑप्शन 16 भी दिया है। तो जो 16 है, लेकिन जो 16 संख्या है ना, वो 7 से नहीं कट रही है। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं।
14 जो अपने संख्या चूज करी है वो 7 को काट देती है, 7 इसकी भी भाज्य है। लेकिन जब 16 को चूज करोगे तो 7 जो है वो 16 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने इसका 14 आंसर लगाया है। ठीक है ना, नथिंग। ये मैंने आपको समझा दिया है कि इसको कैसे करना है। ठीक है ना, तो भाई आज का सेशन यहीं क्लोज कर ले, क्योंकि अभी आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो भाई इसी समय फिर से मुलाकात मैं करूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, और बिना लाइक करके ना जाएं, और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फिर आपको दोबारा से नई क्लास के साथ जुड़ेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।